देख रहे हैं ऑपरेशन FIR। मैं हूं रमेश भट्ट। उत्तर प्रदेश में कानून नहीं, अपराधियों का बोलबाला है। फिरोजाबाद में 5 नवंबर 2013 की रात एक महिला की अस्मत लूटी जाती है। पीड़ित परिवार पुलिस से न्याय की गुहार लगाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस खानापूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं करती। नदी स्तन एक बार फिर उसी महिला के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया जाता है। आज आपको दिखाएंगे यूपी पुलिस का असली चेहरा। तो FIR करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं, उसमें यूपी पुलिस का असली चेहरा। तो FIR करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं, उसमें कोई गलतफहमी किसी पुलिस थाने में नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, FIR के नाम पे खानापूर्ति होती है, फिर उसके साथ रेप होता है, लेकिन पुलिस है हाथ पे हाथ धरे बैठी है। एक गैंग रेप की घटना से देश का मिजाज बदल गया, कानून का अंदाज बदल गया और बदल गए कानून के रखवालों के तौर तरीके। वसंत कुंज की गैंग रेप की घटना के बाद सबसे ज्यादा बदलाव आया तो रेप विक्टिम के साथ जांच एजेंसियों के रवैये पर। रेप की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो, इस बात की आवाज संसद से उठी तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी साफ किया कि जांच एजेंसियों को पीड़िता की शिकायत तुरंत दर्ज कर उस पर कार्रवाई करनी होगी। लेकिन देश के लिए कानून बनाने वाली संसद हो या फिर सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उनका आदेश पूरे देश के लिए एक जैसा होता है। हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं ऐसी खबर जो इस बात की ओर इशारा करती है कि देश की राजधानी में कानून एक तरह से काम करता है तो दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मेरठ में वही कानून दूसरी तरह से काम करता है। मेरठ के किला परीक्षतगढ़ इलाके में एक गांव में हुई एक रेप की घटना शायद इस बात से पर्दा उठा दे कि देश में भले ही कितने कानून बन जाए, लोग कितना भी हल्ला मचाएं, लेकिन कुछ पुलिस वालों के लिए गैंग रेप एक मामूली सी घटना है। और इस घटना से पुलिस अधिकारी कैसे निपटते हैं ये आपको दिखाते हैं। किस तरह से गैंग रेप की पीड़िता के साथ पुलिस पेश आती है। उत्तर प्रदेश के किला परीक्षतगढ़ के एक गांव में 20 फरवरी की रात एक 30 वर्षीय महिला के साथ गैंग रेप होता है। जानकारी के मुताबिक रात में करीब 11 बजे इस महिला के घर में उसके पति के भांजे अपने दोस्तों के साथ पहुंचते हैं। घर में घुसने के साथ ही वो लोग महिला के पति और उसके छोटे बच्चों को तमंचों की नोक पर लेकर महिला के साथ 2 लोग गैंग रेप की वारदात को अंजाम देते हैं। घटना के बाद महिला का पति 100 नंबर पर फोन करता है। पुलिस को सूचना तो मिल गई और इस बात का इल्म भी हो गया कि वारदात किसी भी VIP के साथ नहीं बल्कि मामूली लोगों के साथ हुई है। लिहाजा रात के वक्त में पुलिस ने वहां पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। शायद पुलिस ने सोचा होगा कि रात में बदमाश घूमते हैं, पुलिस नहीं। रात भर दंपत्ति अपने डरे सहमे बच्चों के साथ घर में दुबके पुलिस का इंतजार करता रहा। पुलिस ने भले ही रात में कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन उसी के कंट्रोल रूम से निकली ये खबर शहर में आग की तरह फैल चुकी थी और अगले दिन मेरठ शहर के अखबारों में ये खबर प्रमुखता से छप जाती है। अब थानाध्यक्ष 21 फरवरी के शाम को अपने दल बल के साथ मौका वारदात पर पहुंचते हैं। रात भर अपने बच्चों के साथ डरे हुए दंपति को अगले दिन पुलिस के आने से ढांढस बनता है। पुलिस मौका मुआयना करती है और उसके बाद लौट जाती है। ना कोई तहरीर, ना कोई रिपोर्ट। पुलिस दंपति को ताकीद करती है कि अगर कार्रवाई चाहते हो तो थाने आ जाना। 21 तारीख को पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर बस यही हुआ। गांव में दंपति पर फैसले का दबाव डाला जा रहा था। पति पत्नी के अलग अलग संप्रदाय से रिश्ते रखने के चलते गांव के लोग इस मामले को भूलने की सलाह दे रहे थे। 2 दिनों तक अपने घर में बंद पति किसी तरह से 22 तारीख की शाम मेरठ पहुंचता है। पति का कहना है कि पुलिस उसकी सुन नहीं रही है।
आपको दिखा रहे हैं कैसे पुलिस गैंग रेप विक्टिम और उसके परिवार से पेश आती है। मुझे मत पढ़ा, उससे ज्यादा कानून मैं जानता। कैसे मेडिकल टेस्ट होते हैं, कैसे एफआईआर लिखी जाती है, कैसे जांच होती है और बिना एफआईआर दर्ज किए और बिना पीड़िता या उसके परिवार से मिले अधिकारी तय कर लेते हैं मामले की गंभीरता और कैसे बताते हैं पुलिस वाले कि कानून के वश में कुछ भी नहीं। जो झगड़ा है उस झगड़े को निपटो, 376 लिख जाएगी पुलिस, पहले पर्चे में खत्म कर देगी, डॉक्टरी होगी, डीएनए टेस्ट होगा। अच्छा, क्या होगा नहीं आने का, मानोगे? झूठा आप देखते रहिए एफआईआर। वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ दीपक त्यागी, न्यूज नेशन। यहां पर आपको बताना जरूरी होगा, जस्टिस वर्मा ने 29 दिनों में एक रिपोर्ट सौंपी थी कि देश में महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। एंटी रेप लॉ का ड्राफ्ट एक तरह से बना के दिया था और उसमें सबसे ऊपर जो बात लिखी थी वो यही थी कि इस देश में पुलिस सुधार चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कानून 150 साल पुराना है। दिल्ली में चलती बस में हुए गैंग रेप ने देश को हिलाकर रख दिया। सड़क से संसद तक कोहराम मच गया था। सख्त कानून की मांग उठी, कानून भी बन गया। पर सवाल ये, क्या हालात बदल गए? क्या पुलिस के रवैये में बदलाव आया है? क्या हैवानों के दिल में कानून का खौफ उतर पाया है? आप देखिए हकीकत की ये तस्वीरें। कानून के मुताबिक न्यूज नेशन ने पीड़िता या फिर उसके परिजनों के नाम नहीं दे रहा है ताकि उनकी पहचान उजागर न हो जाए, लेकिन हम आपको दिखाते हैं किस तरह से शुरू होती है पुलिसिया कार्रवाई गैंग रेप जैसे गंभीर मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि रेप पीड़िता हर पल मरती है। एनएन-यूपी उत्तराखंड की रिपोर्टर पीड़िता के साथ थाने पहुंचता है। अब इन थानेदार साहब को देखिए जो इस आदमी को पहचानते तक नहीं। ये किसी को भी हैरान कर सकता है कि 2 दिन पहले इस आदमी के घर पहुंचे थानेदार साहब को इतने गंभीर अपराध की याद तक नहीं है। ऐसा साहब को हमें भी सूचना देनी थी, का नाम जो है आप गए नहीं थे मेरे पास में सारा 4 दिन बाद आ रहे हो तुम, ये कोई तरीका मैंने बताया नहीं। मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं अपने बच्चे को लेकर ऐसे गया हूँ, बताया मैंने आगे मुकदमा अपने बच्चे को लेकर गया हूँ ऐसे सुरक्षित, जो मैं अपने ठिकाने पर लेकर गया हूँ। मैं ऐसे सुरक्षित कैसे नहीं, दबाव बना रहे मेरे पास, रिकॉर्डिंग ये सब फोन मेरे पास में ये जो है। मतलब 4 दिन बाद तुम आ रहे हो, तुम्हारे घर तक मैं चला गया, तुम ना तो थाने में चलो मेरे पास, तो आप गए लेने मैं गया तो उसके बाद तुम आए। हाँ मेरे साथ ही आ जाते। मैंने आपसे कहने लगी बजाय मैं यहीं से मेरठ तक तो जा सकते हो और तुम थाने तक नहीं आ सकते, कोई और रास्ता नहीं। मेरठ और रास्ते से गया हूँ। आप खुद सुन रहे हैं कि किस तरह से थानेदार साहब एक सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पति से बात कर रहे हैं। वो मौकाए वारदात पर एक दिन बाद गए और बिना किसी तहरीर या फिर उनको सुरक्षा का भरोसा दिलाए लौट आए और उसके बाद उनको इस मामले की याद तक नहीं। अब परिजन खुद थाने पहुंचे तो ये साहब उन्हें किस तरह से सुना रहे हैं, ये आप भी सुनिए। सुरक्षा मांगते मैं 2 सिपाही लगाता। मैंने आपसे मैं भीतर बंद हो रहा क्यों हो रहा था? मैं आपसे बताइए। मैं किसी ने रोका जब मैं लुट चुका, बिल्कुल लुट चुका तो क्यों नहीं है एफआईआर लिखाई इस दिन? आज तुम 4 दिन बाद निकल कर आ रहे हो, तुम्हारे मुझे कहानी समझ में नहीं आ रही। तुम्हें कोई लिखाना, जब मैंने कहा था मैंने आइए तहरीर दी थी, आपसे बता रहा हूँ 7 साल पहले। अरे तो मैं उसका वो हूँ 7 साल बाद 8 साल पहले तुम डीएनए टेस्ट कराओ, उसका सालों को फांसी लगवाओ। देख लो सर कार्रवाई। अरे तो ऐसा वो थोड़ी मेरे कहीं कुछ नहीं है, सुनो मेरे साथ कोई भी नहीं हो रहा। गाँव को भी एक कर लिया, सभी रात सुनो ट्रैक्टर टोली लेकर चलेंगे, सबने मना कर दिया करने के लिए। एसओ साहब गैंग रेप की घटना स्थल पर पहुंचने के बाद ये भी भूल जाते हैं कि कोई गैंग रेप हुआ है, लेकिन जब कोई एफआईआर दर्ज कराने आता है तो उसके एफआईआर दर्ज करने से पहले उसे इस बात का कायदा पढ़ा रहे हैं कि वो 4 दिन बाद आया है। लेकिन ये शुरुआत है, अब आप आगे देखिए। मैं इसीलिए नहीं आया था, मुझे इसीलिए ना क्योंकि मैं कमजोर हूँ, आप मेरी रिपोर्ट नहीं करने के, इसीलिए नहीं आया। इसीलिए नहीं आया, कल कहाँ पहुँच गए? इसीलिए नहीं आया, कहाँ पहुँच गए? इसीलिए कल अपने बच्चे को लेकर गया हूँ सुरक्षित जाना। 4 बच्चे मेरे 5 जो छोटे छोटे। मेरठ पहुंच के अपने सुरक्षित कर दिए बच्चे बनने।
पुलिस के सामने तो मर्डर हो जाते हैं खड़े हुए थाने के सामने। अरे यार मार के चले जाओ, सुरक्षित स्थान है वहाँ चले जाओ। अगर पुलिस से इतना विश्वास उठ गया ना तो जहाँ है वहाँ चले जाओ। हो जाए फोन किया 4 दिन हो गया, 4 दिन से तेरे साथ ये हो रहा है। करते यहाँ ला के देते हैं तो 4 दिन में आज निकल कर आ रहा है। विराट तो कल चला गया, पता नहीं कहाँ गया, थाने में आया नहीं। थानेदार साहब को इस बात की कोई फिक्र नहीं कि पीड़िता कहां है, किस हाल में है। उन्हें लगता है कि अगर किसी को पुलिस पर यकीन नहीं तो फिर वो पुलिस के पास आते क्यों हैं। देश की संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट से इस थाने की दूरी बमुश्किल 100 किलोमीटर होगी, लेकिन यहां तक आते आते कानून की सांस फूल गई है। और फिर इस थानेदार साहब के लिए कानून महज कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं। और उनकी मर्जी हो तो रिपोर्ट दर्ज होगी, मर्जी नहीं तो रिपोर्ट नहीं। अरे बैठे तेरी यार पूरी मदद होगी क्या? मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मतलब यहाँ से ये है, कल मेरठ तो ये जा सकता, थाने तक नहीं आ सकता। मुझे सारी इन चीजों का पता था। मैं खूब जो है, मैं ऐसा ना, मैं तो कमजोरी में बेवकूफ हूँ और कुछ नहीं है। मैं कमजोरी में बेवकूफ हूँ, वैसा बेवकूफ नहीं, मैं कमजोरी में बेवकूफ, जो कमजोरी में पड़ा हुआ, जो पैसे से, डंडे से, पिस्टल से, कट्टों से, ताकत से गाँव में जो है, गाँव आगे इसलिए मार रहा है पूरा गाँव आगे। एक आदमी हो, 2 आदमी बात है, पूरा गाँव के खिलाफ है। लिखवा लो किसी ने, जो मेरे बुरा बता दे कोई अगर लिखवा कर लिया उससे साइन। अब ये नहीं, मेरा गाँव ऐसा सतवेजड़ा का जहाँ एक तरफा ज्यादा बोलने से, भाषण से दो बात आनी है। कल तू यहाँ क्यों नहीं आया? मैंने कहा चल तहरीर दे। कब कल निकल कर नहीं आया तू? नहीं, कल मुझे आश्वासन दिया कि मैं हम क्या आश्वासन दिया? फैसला कर रहे हो? फैसला नहीं करूंगा तो फिर क्या आश्वासन? आश्वासन दिया कि तेरे हम लेकर साथ में चलेंगे अपने यहीं आपके पास में। तो यहाँ अकेले कौन लेकर आया जो है? अब कौन लेकर? मामा जी के लड़के नोएडा से, मामा जी के लड़के नोएडा से आगे, तुम थाने तक नहीं आ सकते। अगर कोई कष्ट था मुझे फोन करता, मैं मेरे हर तरीके तैयार है, जैसे भी होगी मेरे हर तरीके करेंगे, बात करेंगे। मतलब परसों से तू हमारे साथ आता, अगर कष्ट जब गाड़ी लेके मैं गया क्यों नहीं आया हमारे साथ में? सर ने कहा मैं चलता है इस मामले में सर करो कुछ कार्रवाई। क्या कार्रवाई करो? सर 7 दिन बाद तुम निकल के आ रहे हो। तेरा भांजा है? 20 तारीख का सर मामला था। आज की तारीख हो गई 23 है। 23 में कैसे याद आ रही है? ये कल कहाँ गया, ये परसों कहाँ गया? अब सर थोड़ा डरे हुए थे, इस वजह से बहुत डरे हुए थे। तुम्हें नोएडा से बुलाया तो सुरक्षित नहीं? हाँ जी, मैं सुरक्षित हूँ, उनके साथ में मेरे सुरक्षित है हर तरीके से जो है। अरे जब 107 मतलब परसों मैं इसके घर गया, बातचीत की, और परसों से ये आज आ रहा है, परसों के बाद आज याद आई। पहली बात तो जब हमारा थाना हमारे अपने घर वाले के साथ खराब मेडिकल लिखा मना करते तो क्या फर्क पड़ रहा है? और इसके जो नाम दिए ना तूने, वो नाम लिख पल। ये नहीं है कि साथ फला जो नाम लगे सबके नाम दे। अब राजनीति मत करे, जो नाम लिख के वो नाम खोल के दे, अज्ञात में कोई नहीं है। आखिरकार थानेदार साहब ने एफआईआर दर्ज कराने की बात मान ली, लेकिन हम जो तहरीर लिखकर ले गए उसे वापस कर दिया और कहा कि ये नहीं चलेगा, नए तरीके से लिख कर लाओ। तरीका क्या हो ये नहीं बता रहे हैं। अब आप आगे देखिए। धान के भैया जो झगड़ा हुआ उसके भी उनका सबके लिखते जैसा तेरी साथ हुआ वो नाम लिखिए इसमें स्पष्ट। ये नहीं चलेंगे 18 आदमी नहीं है, घर वाले को बोला मेडिकल कराओ, दूसरे निकला तो बिल्कुल नाम से लिख चलाना एक आदमी पे। ठीक है जी, ठीक है। थानेदार साहब लिखने में कोई मदद नहीं करेंगे। उनका कहना आपने सुना, शिकायत तेरी है मेरी नहीं। लेकिन इसके बाद इनके कांस्टेबल और हमराह का कारनामा तो और भी बड़ा था। वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ दीपक त्यागी, न्यूज नेशन। तो देश का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट कानून ये कहता है कि जो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी नहीं निभाता और इस तरह के मामलों में एफआईआर नहीं लिखता या अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाता, उसके खिलाफ भी कानूनी प्रावधान है, यानी उसके खिलाफ भी आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यह है, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? आइए आपको और दिखाते हैं। मेरठ सरकार से पर्दा हटाती हमारी ये खास रिपोर्ट। थानेदार यादव से